लक्ष्मण को बोलिएगा। सेल कब से शुरू हुआ है? कल से ना। सुनिए, 4 जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन का था। आई 5वां क्लास जो आप लगाए हैं वो इंट्रोडक्शन नहीं, सेल शुरू हुआ है ना जी। आप फर्स्ट क्लास में ही लिखा है, उसको काट करके करवा लीजिएगा, बाद में फिर वही गड़बड़ा जाता है मामला। चलिए देखिए, तो आपको बताया गया था किसके बारे में? सेल के बारे में। फिर एक बार रिवीजन करते हैं। सेल के आंतरिक भाग में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। रिवीजन, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद सेल के अंदर केंद्रक होता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है किसे? केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। केंद्रक के अंदर, और केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन का जाल होता है। किसका जाल होता है? क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन का जाल जब टूट जाए तो उसका छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? उसका छोटा टुकड़ा कहलाएगा गुणसूत्र। क्या कहलाएगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र किसका बना होगा? तो याद रखिएगा, गुणसूत्र जो है वो किससे संबंधित है? गुणसूत्र का संबंध है डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से, आरएनए नहीं, सोझा नहीं लेके चलना है, डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक। जबकि अगर पूछा जाएगा डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक, याद रखिएगा। जबकि डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक हाफ मिशर। फ्रेडरिक हाफ मिशर ने किया था। किसका? डीएनए का। हाँ हाँ, 18। अच्छा, कौन किया जी? देखिए, अब इससे अभी इस बार जो है रेलवे का विद्यार्थी, एसएससी के विद्यार्थी, बीपीएससी का क्वेश्चन इस बार का जो है वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है आज तक के इतिहास में। ये जनरल स्टडीज नहीं, बीपीएससी का नहीं है, ये ऊपर में था। अच्छा, टीचर वाला नहीं, इस बार जो बीपीएससी वाला था। तो अब क्या है कि हर एक एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा सा हम्म चलिए, तो डीएनए का डबल हेलिक्स और डीएनए का प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो डीएनए का खोज फ्रेडरिक हाफ मिशर। ठीक है, पिछला बीपीएससी में पूछा डीएनए का खोज, इस बार पूछा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो सब लड़का दोनों मिला देता है। नहीं, डीएनए का खोज अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा ये किया था फ्रेडरिक हाफ मिशर, और डबल हेलिक्स मॉडल पूछेगा तो वाटसन एंड क्रिक। अब गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है जीन। गुणसूत्र के ऊपर
जीन पाया जाता है, गुणसूत्र के ऊपर जीन पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर प्रश्न पूछे कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। और जीन शब्द दिया था जोहानसन, जीन शब्द। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर, गुणसूत्र का खोज, गुणसूत्र का खोज, गुणसूत्र का खोज, गुणसूत्र का खोज। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा क्यों पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बात समझिएगा। पूरा हम थोड़ा डीप लेके जा रहे हैं, बात समझ गए? नहीं तो विद्यार्थी क्या सोचता है, पढ़ा दीजिए, खाली पढ़ाने से नहीं होता, बात को पहले समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां माइटोकॉन्ड्रिया को आज तक आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इस क्लास से आपका बहुत क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो आज तक आप नहीं पढ़े हैं। और अगर हम नहीं आज पढ़ाते और नहीं अगर हम सोच लेते कि ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं तो आप फिर इसके बाद आप नहीं पढ़ते जितना हम आज बता रहे हैं आपको। देखिए यहां सेल के अंदर आप याद रखिएगा कि सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले बात को पहले समझिएगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एकदम आसान है, कोई टफ चीज की बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्लियर? अब अगर पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज होता है, देखिए यहां अब प्रश्न शुरू हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यानी आंतरिक भाग में राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। यहां पे डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए, ठीक है, याद रखना है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होंगे, एंजाइम। इसमें कैल्शियम, सोडियम, ये सब पाया जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पावर हाउस क्यों कहते हैं, पहले बात समझिएगा। पावर हाउस क्यों कहते हैं, ठीक है, मसला यहां पर ये है। तो आप जानते हैं कि ये सेल है और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए यहां होता क्या है, ये सेल है और सेल के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। सेल के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य, पहला चीज साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य में पानी है, तो पानी के अंदर आप याद रखिएगा कि इसके अंदर ग्लूकोज मिला होता है। क्या होता है? यानी ग्लूकोज होता है। इस कोशिका द्रव्य में क्या घुला होता है? ग्लूकोज। कहां? कोशिका द्रव्य में। अब ध्यान रखिएगा कि एक क्रिया होती है हमारे सेल के अंदर, इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन जो है मतलब कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है। तो यह क्रिया दो तरह से होता है। एक होता है अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, सॉरी एक मिनट, एक होता है, सॉरी, ऑक्सी श्वसन का दो क्रिया है। एक है, नहीं, क्रेब्स चक्र और एक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब दोनों में अंतर क्या है ये समझिएगा। ऑक्सी श्वसन की क्रिया जब शुरू होती है तो इसमें दो क्रिया होता है, एक को कहते हैं क्रेब्स चक्र, एक को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये होता क्या है ये समझिएगा। ये घटना जो है ये होता है कोशिका द्रव्य में। कौन सी क्रिया? ग्लाइकोलाइसिस। होता क्या है कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है।
प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, और जब ग्लूकोज का यहां पर आंशिक विखंडन होता है तो हमेशा आप याद रखिएगा एक चीज, यहां पर मैं लाइन लिख रहा हूं, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है। यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इस क्रिया में कुल 4 एटीपी ऊर्जा CO2 का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा नष्ट हो जाता है। सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा बचता है। एक चीज साफ समझिएगा, इतना जो हम लाइन लिखे ना, इसमें आपको ये क्या समझना है, देखिएगा। ये कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर ग्लूकोज है, घुला हुआ है। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी, प्रेजेंटेशन मौजूद है। इसके मौजूदगी में 2 क्रिया होता है, एक क्रेब्स चक्र और एक ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होता है कहां? कोशिका द्रव्य में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहां होता है? कोशिका द्रव्य में। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और बनता है कितना एटीपी? 4 एटीपी ऊर्जा बनता है। उसमें 2 एटीपी लॉस हो जाता है बनते बनते, बचता कितना है? 2 एटीपी। ठीक है। अब जो शेष ग्लूकोज बच गया, उस सारा ग्लूकोज बदल गया किसमें है पता? ये बदल गया पायरुवेट के अणु में। किसमें बदला? पायरुवेट के अणु में बदल गया। अब आप समझिएगा कि पायरुवेट क्या है। ग्लूकोज का बदला हुआ रूप क्या? जैसे हम बोले आपको लकड़ी दें और लकड़ी जल करके उष्मा दे और फिर वो बच जाए तो क्या कहलाएगा? कोयला। क्या फिर उस कोयला को हम जला सकते हैं कि नहीं? तो आखिर जो कोयला बना वो किससे बना? लकड़ी से बना। तो ग्लूकोज जो शेष बचा वो क्या बदल गया? पायरुवेट के अणु में। तो पायरुवेट बना किससे? अगर ग्लूकोज नहीं रहता तो कोयला बनता? अगर आपको हम लकड़ी नहीं दे तो आप कोयला बना दीजिएगा? हाँ? या जो भी कोयला धरती से निकलता है वो क्या है? वनस्पतियों का ही दबने से बना है, लकड़िए से बना है ना? यानी जमीन के अंदर गया, लाखों करोड़ों वर्ष तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, वही क्या बन गया? जीवाश्म ईंधन, कोयला। तो इसका बदला हुआ रूप क्या है? पायरुवेट। अब क्या होता है? तो इसमें जो बना 4 एटीपी बना, शेष ही सब किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट के अणु में बदल गया। कौन? ग्लूकोज। और सारा पायरुवेट चला गया कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग जो सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते। क्या लेते? एयर लेते हैं। अब हमारा बॉडी क्या करता है? हमारा रक्त का हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को सीधे ले जा करके कहां भेज देता है? ऑक्सीजन को सीधे O2 को पहुंचा देता है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चीज पहुंच गया। कौन? एक पायरुवेट का अणु और एक ऑक्सीजन। अब देखिए, पायरुवेट
के अणु प्लस ऑक्सीजन आपस में मिल गया। अब मिल जाने के बाद यहां पर लगभग कितना एटीपी ऊर्जा बना? 36 एटीपी ऊर्जा, CO2 और साथ में क्या बन गया? जलवाष्प। तो पायरुवेट और ऑक्सीजन के मिलने की क्रिया ही क्या कहलाता है? क्रेब्स चक्र। क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि पायरुवेट के अणु और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कितना एटीपी बनाया, साथ में क्या बनाया? साथ में क्या बनाया? यह क्रिया क्या कहलाता है? तो पायरुवेट का ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटना कौन सी क्रिया? और ग्लूकोज का टूटना? ग्लूकोज का टूटना क्रेब्स चक्र में किसका टूटना? पायरुवेट का। किसका? तो पायरुवेट कहां टूटा? ग्लूकोज कहां टूटा? ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाया? अब पायरुवेट का टूटना क्या कहलाया? क्रेब्स चक्र। अब प्रश्न आएगा देगा कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की क्रिया, क्रेब्स चक्र की क्रिया ऑक्सीजन कहां मौजूद है? कहां? कहां? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑक्सीश्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटो। अगर प्रश्न आएगा कि कोशिका का ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? माइटो। या पायरुवेट का पूर्ण विखंडन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। या ऐसे दे दे कि ग्लूकोज का पूरा विखंडन कहां होता है? यानी यहां पर पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन मिलकर के पूरी तरह से क्या होता है? पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे लकड़ी का जलना आंशिक दहन, लेकिन पुआल का जलना पूर्ण दहन। पुआल का जलना पूर्ण दहन है वो, उसको फिर आप जलाइएगा तो नहीं जलेगा, वो जलेगा? अगर हम पुआल में माचिस मार दें और जला दें तो क्या फिर वो जलेगा? क्या फिर वो उष्मा देगा? वो तो राख बन जाएगा। उसी तरह से लकड़ी जो होता है, लकड़ी का मोटा लकड़ी जो होता है उसका पूर्ण दहन नहीं होता है। हाँ, पतला लकड़ी का पूर्ण दहन हो सकता है, लेकिन जो मोटा मोटा लकड़ी होता है उसका पूर्ण दहन नहीं होता है, उसका आंशिक दहन होता है। इसलिए ग्लूकोज जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, उसमें दो प्रकार से विखंडन होता है। एक विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में जो आंशिक होता है, और यह क्रिया कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होगा? कोशिका। पहला, क्या ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है? तो फिर जवाब देंगे कि जब यहां पर पूर्ण विखंडन नहीं होता तो यहां कितना एटीपी ऊर्जा बनता है? 4। बचता कितना है? बचता कितना है? 2। यहां बचा 2 और यहां कितना बचा? 36। 36 और 2, तो पूरे सेल में टोटल ऑक्सीजन कितना बना? 38। यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों मिला देंगे तो 36 और 2 यानी बना था 4 ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन बचा कितना? 2 बचा। बचा कितना? 2 बचा। इसलिए टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 38 एटीपी। कितना? 38। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ध्यान रखिएगा, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन की क्रिया, क्रेब्स चक्र की क्रिया, क्रेब्स चक्र की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, कोशिका। ठीक है, पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। सबसे ज्यादा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमेन। कौन किया था? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमेन। कौन किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, और इसका नामकरण किया था सी बेंडा। सी 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 खोज अल्टमेन। खोज। क्रेब्स चक्र क्या होता है? तो जवाब देंगे कि क्रेब्स चक्र जो होता है
पायरुवेट प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर पायरुवेट का पूर्ण विखंडन कर 36 एटीपी ऊर्जा CO2 जलवाष्प का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारा शरीर को क्या चाहिए पता है? ऑक्सीजन। लेकिन हमारा शरीर किसका त्याग करता है? CO2 का। किसका जाता है शरीर के अंदर? क्या? ऑक्सीजन। लेकिन बाहर क्या निकालते हैं? CO2। क्या? यानी शरीर से एक चीज पॉइंट को याद रखिएगा, हम सांस लेते एयर हैं और सांस छोड़ते एयर हैं। पहला चीज आप कभी गलती ना कीजिएगा कि ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गलत हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, हमारा शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है और CO2, ठीक है, हमारा शरीर को ऑक्सीजन चाहिए यानी लेता है और CO2 लंग्स तक भेज देता है। और हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें एयर छोड़ते हैं और एयर लेते हैं, यानी हम एयर लेते हैं और एयर छोड़ते हैं। कभी आप गलती से ये नहीं बोलिएगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गलती हो जाएगा। आप ये बोलिएगा कि हम एयर लेते हैं, एयर लंग्स तक जाता है, लंग्स से एयर में सिर्फ ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में होता है और फिर हमारा शरीर CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है। ये काम करता है कौन? ब्लड। कौन करता है? ब्लड। और हम जब छोड़ते भी हैं तो सिर्फ CO2 नहीं छोड़ते हैं, हम छोड़ते क्या है? हम छोड़ते हैं एयर, लेते एयर। हमारा शरीर जो है वो त्याग करता है किसका? वो त्याग करता है CO2 का और लेता क्या है? ऑक्सीजन। तो एक बार फिर समझेंगे, कोशिका द्रव्य में कौन सी क्रिया? यहां पर ग्लूकोज के अणु का पूर्ण विखंडन होता है या आंशिक विखंडन? अगर आंशिक विखंडन होती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न हुआ? कि हां, अर्थात ग्लूकोज का विखंडन दो जगह हो रहा है, एक कोशिका द्रव्य में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण हो रहा है और कोशिका द्रव्य में आंशिक हो रहा है। आंशिक वाले घटना को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस, अब पूर्ण विखंडन वाले घटना को कहेंगे क्रेब्स चक्र। तो बताइए ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में बनेगा? क्रेब्स चक्र या ग्लाइकोलाइसिस? ये घटना कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये घटना कहां होगा? कहां? अब जो ऊर्जा बना वो किस रूप में जमा हुआ? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। अब बताइए ये ATP के रूप में ऊर्जा कहां जमा हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम होता है? होता है। DNA होता है, राइबोसोम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है। लेकिन आपको विशेषकर ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स होते हैं? होते हैं। DNA होता है? होता है। राइबोसोम होता है? होता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ, इसको छापिए जल्दी, ऑनलाइन जल्दी से बताएगा, ऑनलाइन वाला जल्दी से बताएगा, 1 मिनट के अंदर बताएगा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएगा। और टाइपिंग करेगा टाइपिंग ए करेगा। जल्दी से आप लोग फोटो फटी नहीं लीजिए इसको। ऑनलाइन वाला जल्दी से बताएगा। बिहार पुलिस में देखिए भले जो हो, जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कंफर्म है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा। अब भले क्वेश्चन लीक हो जाए, सरकार कुछ कर दे, उस पर विशेषकर मैं कुछ बात नहीं बोल सकता हूं, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। कुछ लफंगा होता है वायरल कर देता है, चोर चुहाड़ कहां नहीं है। लेकिन जो यहां पढ़ाया गया है उसमें आप एक एक चीज मिला के देखिएगा। अभी तो हम शुरुआती मान लीजिए चैप्टर है, ठीक है,
या ऑनलाइन वाले जितने भी लड़के पढ़े होंगे, बहुत टीचर तो अपना बड़ाई करता है कि भाई इससे है, मेरे द्वारा कोई। लीजिए जल्दी, ऑनलाइन वाला जल्दी से। इस चैप्टर के बाद, सेल के बाद पीपीटी शुरू कर देंगे। सेल के बाद दिखने में कोई दिक्कत नहीं ना, सब पढ़ लीजिएगा ना। जल्दी से ऑनलाइन वाला भी लिख लेगा, तेजी से। इसके बाद जो है शुरू हो जाएगा सेल। समझाना जरूरी था, इसलिए इसको समझा करके फिर हम पीपीटी जो बुक का है पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब नहीं समझाएंगे तो पीपीटी में बहुत, हाँ, दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए करके थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं, उसके बाद पीपीटी से शुरू कर देंगे, फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे पीपीटी से। जल्दी से लिख लेगा। हो गया, नहीं दिख रहा है क्या? हो गया।
अब चलिए देखिए एक बार, ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं, ध्यान देंगे ऑनलाइन वाले भी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पूछेगा, होता है, यस। फिर ध्यान से, राइबोसोम होता है, हाँ। कैल्शियम, सोडियम, एंजाइम, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, आंतरिक भाग को। अब हमने आपको बोला कि हमारे शरीर के सेल में ऑक्सीशोषण की क्रिया दो भागों से संपन्न होता है, एक क्रेब्स चक्र और एक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, मतलब आंशिक का मतलब है कि जब आधा अधूरा टूटेगा तो ऊर्जा भी तो उतने ही देगा। तो आंशिक विखंडन में यहां लिखे हैं, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस के, सॉरी, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है, यह क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इस क्रिया में कुल 4 एटीपी ऊर्जा CO2 का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा नष्ट हो जाता है, सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा बचता है। ये कौन सी घटना में, ग्लाइकोलाइसिस में। और ये घटना होता कहां है, कोशिका द्रव्य में। अब जो शेष ग्लूकोज बच जाता है वो किसमें बदल जाता है, तो आप याद रखिएगा, वो पायरुवेट के अणु में बदल जाता है। अब पायरुवेट के अणु किसके साथ संयोग करता है, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाता है, 36 एटीपी ऊर्जा CO2 जलवाष्प। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या बन रहा है, 36 एटीपी ऊर्जा, CO2 और जलवाष्प बन रहा है। 3 चीज बन रहा है, लेकिन इससे बनने के लिए पहले 2 चीज चाहिए, पायरुवेट और ऑक्सीजन। पायरुवेट और ऑक्सीजन 2 चीज चाहिए, लेकिन ये दोनों आपस में मिल करके 36 एटीपी ऊर्जा CO2 जलवाष्प बनाया। यह घटना ही कहलाता है क्रेब्स चक्र। क्या कहलाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां, फिर प्रश्न पूछेगा कि होता क्या है इसमें, तो जवाब दीजिएगा कि इसमें पायरुवेट के अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और इसमें कुल 36 एटीपी ऊर्जा CO2 और जलवाष्प बनाता है। एक मसला यहां समाप्त हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि पायरुवेट क्या है, मसला यह है कि पायरुवेट है क्या, तो आप जवाब दीजिएगा कि देखिए, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज घुला होता है। आप जो खाना खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। यह कोशिका द्रव्य में घुला होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और जब जो शेष ग्लूकोज बच गया वही बदल के क्या बन गया, पायरुवेट। यानी पायरुवेट बना किससे, देखिए इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं ग्लूकोज में, लेकिन पायरुवेट में कार्बन के 5 अणु पाए जाते हैं। यानी ग्लूकोज ही बदल के क्या बन गया, पायरुवेट। अगर आपसे हम पूछें कि दही में फैट होता है कि नहीं, तो क्या जवाब दीजिएगा, होता है। दूध में फैट होता है कि नहीं, होता है। घी में होता है कि नहीं, होता है। पनीर में होता है कि नहीं, होता है। मक्खन में होता है कि नहीं, होता है। लेकिन ये बना किससे, दूध से। बना किससे, पनीरो बना दूधे से, मक्खनो बना दूधे से, घी भी निकला दूधे से, है ना, और सब दही भी बना दूध से। तो सारा चीज बना दूध से, तो दूध में तो फैट है ही। तो जब दूध में फैट है तो इसमें भी फैट होगा। तो जस्ट लाइक आप याद रखिएगा, ग्लूकोज ही बदल के क्या बना, पायरुवेट। अब पायरुवेट ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और ये क्रिया सब कहां हो रहा है, बना कितना एटीपी, साथ में पूरे घटना क्या कहलाया, क्रेब्स चक्र। पूरे घटना, तो बताइए क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न हुआ, माइटो और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन या आंशिक विखंडन। क्रेब्स चक्र में
ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन किस क्रिया में है और आंशिक विखंडन? ये घटना माइटो, इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताओ भैया कि अब देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका क्रेब्स चक्र की क्रिया कहां संपन्न हुआ? माइटो। कोशिका का ऑक्सीश्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस किसे कहते हैं? एटीपी क्या है? ऊर्जा का संग्रहित रूप। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहां जमा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ऊर्जा बनता भी है मेन माइटोकॉन्ड्रिया में और जमा भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस। खोज किसने किया? खोज किया अल्टमैन और नामकरण किया सी बेंडा। नामकरण की कौन किया? अब एक चीज यहां पर फिर ध्यान रखिएगा, डीएनए इसमें होता है, राइबोसोम, कैल्शियम, सोडियम, एंजाइम्स। अगर पीछे से उठा के पूछ दिया कि सेल में डीएनए कहां होता है, तो पहला जवाब दीजिएगा केंद्रक में, और दूसरा जवाब देना है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा जवाब देना है क्लोरोप्लास्ट में। यानी सेल में 3 ही जगह डीएनए पाया जाता है। सेल में कितने जगह डीएनए पाया जाएगा? पहला केंद्रक, पहला, दूसरा, तीसरा क्लोरो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेल में डीएनए कहां पाया जाता है, तो बताइएगा 3 जगह। पहला केंद्रक, पहला, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा यानी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कितने जगह? क्या पूछेगा? लाइसोसोम में होता है? नहीं। गोल्जी बॉडी में होता है? नहीं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं। कितने जगह? ऑक्सीशोषण की क्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया ना? जो हम बोल रहे हैं पढ़िए ना आप, जो जितना बोल दिया उतना है, जो हम बोलेंगे वही है। वो कुछ सिद्धांत दिया था, ठीक है। मेन खोज अल्टमैन और सी बेंडा, ठीक है। सी बेंडा पूरी जानकारी के लिए एक ही है, आप एनसीईआरटी किताब पढ़िए। बात समझ गए? जब आपको बहुत कुछ कंफ्यूजन लगे तो किसी का किताब नहीं पढ़ना है, तब क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। जब आपको लगे कि थोड़ा डाउट लगे तब पढ़ना है एनसीईआरटी। बात समझ गए? बस, और कोई किताब नहीं पढ़ना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब आपको एनसीईआरटी में, नाम आपको कड़ा कड़ा नाम दे रहे थे ना, इससे पहले नाम बताए, स्पायरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया, ओडोगोनियम, यूलेथ्रिक्स, कारा, स्पायरोगायरा बताए थे, मॉर्चेला, नॉस्टॉक, एनाबीना, ओडोगोनियम, ऐसा नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे ना? बताइए। तो जब नाम लिखा गया है तो आप इतने समझिएगा कि क्वेश्चन जब अच्छे से आप पढ़िएगा
पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मैं आपको ये कर रहा हूं। ठीक है, बस उतना कंप्लीट कर लीजिए और कुछ नहीं। देखिए कुछ लड़का होता है कि सोचता है आसान, अब आसान उसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आप इतना ही समझ लीजिएगा। आसान क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आसान क्वेश्चन के भरोसे पर अगर आप रहिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, बेकार समय चल जाएगा। ऑनलाइन वाले की भी बोल रहा हूं, ऑफलाइन। आज बीपीएससी का कोई डिस्कशन कराया यूट्यूब पर? किसी टीचर का औकात था? नहीं करवाया। क्यों है पता? इसलिए नहीं करवाया, पिछला बार करवा देता था, इस बार उनके समझ के बाहर का था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक पेज में था, पहले क्या था? वन लाइनर रहता था। अब यूट्यूब पर नाम भी सर्च कीजिएगा ना, ये गूगल पर हिंदी में अगर बोलिएगा आम तो लिखाएगा इमली। ऐसा ऐसा क्रिटिकल हिंदी शब्द है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पेज में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था, पता है ना, इतना लंबा लंबा। अगर विद्यार्थी को दे दिया जाए अभी तो उसको 2 घंटा उस क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा। खाली बोल बोल के वो पढ़ देगा ना तो उसको 1 घंटा लगेगा। खाली वो बोल के खाली पढ़ दे स्पीड से। आज क्यों नहीं आया टीचर है पता? क्योंकि टीचर है लॉलीपॉप देने वाला। बात समझ गए? बात समझ रहे हैं? G20 कहां हुआ? बस अब G20 का पूरा उसमें 4 ऑप्शन दिया है, कूट में दिया है, बनाइए आप उसको। तो कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन बदल। लड़का सब पढ़ता था स्पीडी आयुडिटेरिया, आधो को नहीं लड़ा है। और पहले कटअप जाता था 113, अब कटअप जाएगा कितना है पता? 70-75 अगर रह गया तो बहुत है। और अगर उससे ऊपर गया तो समझिए प्रतिस्पर्धा बहुत टफ होने वाला है। जैसे यूपीएससी में 100 में कटअप कितना जाता है पता? 50। अब ग्रुप डी में 80, 85 और अन्य एग्जाम में। हाँ, अब क्या है कि अब कटअप कम जाएगा। 90-92 तो बिहार पुलिस में अब तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। अब देखिए चोरी हो जाए, अब मान लीजिए आप सोना रख ले हैं खूब बढ़िया गोदरेज में, अब हमारा मने हो गया कि उसको बम से उड़ा देंगे तो उड़िए जाएगा। अब वो तो सरकार का मसला है। ठीक है, ये तो सरकार का मसला लेना है। लेकिन कोई भी एग्जाम अगर अच्छे से लिया जाए तो 60-70 से ज्यादा कटअप किसी भी एग्जाम का नहीं जाएगा, बशर्ते चोरी ना हो, चीटिंग ना हो। तो 60-70 से कोई बोलता है 90 क्वेश्चन, 90 को बना देगा जी। मतलब आप जो है 90 को बना दीजिएगा, आपका मतलब सब, अरे एकागो दूगो अपवाद होगा, कुछ लड़का अपवाद होगा। 90 को लड़का क्वेश्चन बनाता है, 95 को आवे तो बनावे तो 95 को क्वेश्चन चोरी हो जाता है। गधा कहीं का झूठ बोल रहा है। 90-95 लड़का बनाएगा क्वेश्चन, और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा तो बना देगा 90 को। बना देगा कैसे? चोरी करता है। अपवादित कुछ हो तो हो, लेकिन एवरेज कहेगा कि कटअप चल गया 90, मतलब 90 चल गया कटअप, मतलब समझ रहे हैं? मतलब 80-85 को ढेर होगा लड़का बनाने वाला, 80-85 होगा बहुत जो फेल कर चुका है। ठीक है, इसलिए उसका कोई बात नहीं।